जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको बिहार पुलिस सीरीज में मैं आपको स्पेशल बिहार स्पेशल सीरीज प्रारंभ किया हूं, जिसमें आज देखो मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें आप लोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और उसे बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को देख लेंगे तो हमें लगता है कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आप लोग लाइव क्लास में आ जाओ। लाइव क्लास प्रारंभ हो चुका है। ये बिहार पुलिस स्पेशल सीरीज प्रारंभ है, जिसमें आपको महा मैराथन का सीरीज चालू किया गया है। इस महा मैराथन की सीरीज में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें बनाए गए हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन इसमें लिया गया है, जिसमें आप बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बनाया गया है और उम्मीद करते हैं कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है विद्यार्थी, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे। ये आपको 21,391 पोस्ट के लिए है, जिसको आप देख रहे हैं। ये लगातार ये लाइव क्लास में आपको बताया जाएगा। तो हम चलते हैं, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला सेगमेंट जो है वो इंडियन पॉलिटी का है, और इंडियन पॉलिटी में अभी मैं आपको बहुत ही टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूं। लगभग 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे पॉलिटी में आपको, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो अच्छे बुक के अकॉर्डिंग टू इसे बनाया गया है और बहुत ही बेहतर ढंग से बताया जाएगा आपको। तो विद्यार्थी लोग, आप लोग इसे चालू करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन कब हुआ था? अभी गत 2-3 महीना पहले इलेक्शन हुआ है, तो आप लोग बताएं कि ये कौन सी 17वीं थी चुनाव या 16वीं लोकसभा चुनाव थी? तो आप लोग यही बताना है आपको कि जो आम चुनाव हुआ था, वो आम चुनाव सबसे पहले मतलब पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार आम चुनाव की यदि बात करें तो वह शुरू हुआ था 25 अक्टूबर। यह 25 अक्टूबर, ये आपका 25 अक्टूबर 1951 से, यह 25 अक्टूबर 1951 से यह 17 मार्च 1952 तक चला था। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 17 मार्च 1952 तक चला था। तो यहाँ पूछा है प्रारंभ कब हुआ था, तो यह प्रारंभ कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यह 1951 से यह प्रारंभ किया गया था। 1951 याद रखेंगे, इसका प्रारंभ डेट जो है 1951। मतलब आपका फाइनल आंसर जो होगा, पहली बार आम चुनाव की बात यदि कर रहा है तो वो 1951 था आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहेगा कहाँ तक चला था, तो ये 1952 तक चला था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी लिखा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार जो अपना ये आम चुनाव जो था, यह 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 27 मार्च, फिर 17 बोले हैं, 27 मार्च तक यह हुआ था। यहाँ पर 17 मैंने कहा है, यहाँ वास्तव में ये 27 था। ये आपका बाबू 27 मार्च तक था। तो 25-27 याद रखेंगे, 25 से 27 मार्च तक ये चला था। क्लियर है? तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा? 1951 होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है कि दूसरा क्वेश्चन अपने पास है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित टॉपिक मतलब यहाँ पहला दिया हुआ अस्पृश्यता, दूसरा दिया है सती प्रथा, वो कह रहा है सती प्रथा कह रहा है, फिर तीसरा है आपका बाल विवाह, फिर है दहेज प्रथा यहाँ पे, और इसके नीचे में कह रहा है कि इनमें भारत के संविधान द्वारा किस चीज का अंत किया गया। मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें भारतीय संविधान द्वारा किस चीज का अंत किया गया। तो हम यदि बात करें तो सती प्रथा,
सॉरी, पहला है आपका अस्पृश्यता। अस्पृश्यता इसे हम हिंदी में या आज साधारण शब्दों में छुआछूत कहते हैं, अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो आप ये जानते थे कि जब प्रारंभ में मतलब आज़ादी की प्रारंभ की बात करें या फिर अंग्रेजों के शासनकाल के पूर्व की बात करें तो ये अस्पृश्यता खूब प्रचलन में थी। यहाँ पर जो उच्च वर्ग के लोग थे निम्न वर्ग के साथ भेदभाव करते थे, तो वो अस्पृश्यता के नाम जाना गया था। दूसरा सती प्रथा था, जो राजा राम मोहन राय के समय समकालीन ये सब खूब प्रचलन में था, और उन्होंने ही इसे अंत करने के लिए कुछ कदम उठाए थे। फिर यहाँ पर बाल विवाह की बात जो अभी भी प्रचलन में है और पहले तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। फिर आपका ये दहेज प्रथा, तो हमें लगता है कि अभी आपको ये बाल विवाह भी चल रहा है, दहेज प्रथा भी चल रहा है। सती प्रथा 99.99% अब खत्म हो चुका है। कहीं कहीं ये कुछ संप्रदाय के लोग यहाँ अभी भी कहीं कहीं मनाते हैं। तो यहाँ पर अस्पृश्यता की बात करें तो संविधान अभी तक सिर्फ अनटचेबिलिटी को ही कंट्रोल कर पाया है, बाकी को ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिसका वो अंत कर पाया हो। और बात कर दें तो हमारे फंडामेंटल राइट जो है, FR में लिखता हूं, फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारा पार्ट 3 में आता है, उसके आर्टिकल 18 में यह वर्णन है कि छुआछूत के अंत का वर्णन है। तो यह संवैधानिक अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट मिला है, यदि किसी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म के हो, मजहब के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि उसे अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत के नाम पर यदि कोई व्यक्ति उसके साथ भेदभाव करता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आर्टिकल 226 के तहत वह हाई कोर्ट जाएगा, और उसे उसका अधिकार हनन के लिए उसके साथ उस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। चलो, तो यहां हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फाइनली आंसर क्या होगा बाबू? हमारा फाइनल आंसर होगा 1। सिर्फ एगो अंत हुआ है, बाकी अभी इसमें लगभग जारी है। इसका तो मान लो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जारी में है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखो यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई। आपको ये बात क्लियर कर दें कि राज्यसभा की स्थापना की यहाँ बात कर रहा है, तो राज्यसभा जिसे हम शॉर्ट में RS बोलते हैं राज्यसभा, वो दूसरा इसका होता है LS, मतलब बोलते हैं लोकसभा। तो हमारे पास 2 सदन है। इस सदन मतलब समझो हाउस, भारत जैसे देश को चलाने के 2 सदन बनाए गए हैं जो RS और LS है। यदि इसके पीछे की कहानी बता दें एक लाइन, तो बाबू जरा ध्यान दो। ये जो अपना था 25 अक्टूबर 1951 से 27 मार्च 1952 तक जो ये आम चुनाव चला था, इसी में ये तय कर दिया गया था कि 2 सदन होंगे और 2 सदन। तो इसमें जो ये आम चुनाव के बाद ये आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव, और इसी आम चुनाव में तय कर दिया गया कि एक लोकसभा बनेगा, एक राज्यसभा बनेगा। और लोकसभा और राज्यसभा में ये लोकसभा जो था वह 3 अप्रैल 1952 को ये लोकसभा बना दिया गया। और इसी के 14 दिन बाद, मतलब 14, यहाँ पे 3 में 14 जोड़ दो, यहाँ क्या हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा बना दिया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं राज्यसभा जो है वह 3 अप्रैल 1952 को बना था। और यह राज्यसभा जो है यह हमारे संविधान के लिए यह उच्च सदन के रूप में काम करता है। इसे हम कहते हैं उच्च सदन, इसे हम हाउस ऑफ काउंसिल भी कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और जबकि ये लोकसभा जो होता है उसे हम निम्न सदन कहते हैं। यहाँ पर निम्न सदन कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हाउस ऑफ पीपुल्स। इसका होता है हाउस ऑफ इसको बोलते क्या बोले थे आपको? काउंसिल बोले थे आपको। 1 मिनट रुक जाओ। इसे बोले थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोले थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ
पीपल्स। इसका नेता जो होता है वो देश के सत्ता पक्ष के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, और जबकि इसका होता है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी बातें बताया गया है आपको। यहाँ पूछा गया राज्यसभा, तो इसमें बात याद रखना है, राज्यसभा जो होता है वह हमारे संविधान के लिए उच्च सदन होता है, जिसकी गठन हुई थी 3 अप्रैल 1952 को, शॉर्ट फॉर्म 1952 रखेंगे, जो पहली आम चुनाव के बाद ये किया गया था। जो हमारा उच्च सदन होता है इसका दूसरा नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और बता दें, एक लाइन और इसमें क्लियर कर दें आपको कि ये जो हमारा राज्यसभा है वर्तमान में इसमें अभी 245 सीट है बैठने का, और जो ये लोकसभा है इस लोकसभा में अभी आपको 545 सीटें हैं, जो अभी गत महीना चुनाव हुआ है। तो इसका सारा पॉइंट क्लियर है, कुछ भी पूछ ले आप इसमें छोटे से छोटे पॉइंट का भी आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं 245 है, 245 में 233 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, और बाकी 12 को जो है वो मनोनीत किया जाता है। 4 सेक्टर से मनोनीत करते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। तो ये क्लियर है। तो राज्यसभा की स्थापना की बात कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर क्या होगा बाबू, 1952 होगा। जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर, इसमें बहुत सारे आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर है, इस सब एक्सप्लेन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है राज्यसभा, जो राज्यसभा होता है सदन का उच्च सदन होता है, और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। क्लियर है, यहां तक किसी कोई विद्यार्थी को दिक्कत तो नहीं है? सारे विद्यार्थी बताओ कमेंट करके, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? मात्र 4-5 विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग शेयर करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास इसमें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसमें, तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है पूछ रहा है नौकरी के समाचार, मतलब नौकरी के समाचार, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे एग्जाम देंगे, आपको यहाँ नौकरी होगा, जॉब होगा, तो पूछा जाता है कि वो नौकरी जॉब का जो लेटर वगैरह होता है, ज्वाइनिंग लेटर, सस्पेंशन लेटर, पोस्टपोन लेटर, ये सब जो लेटर जारी करता है, जारी करता कौन है? तो देखो हमारे पास ऑप्शन है श्रम और रोजगार मंत्रालय, तो ये तो रोजगार के लिए, लेबर के लिए है। दूसरा है संचार मंत्रालय, ये कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए है। शिक्षा मंत्रालय है, जो शिक्षा संबंधी काम है। आगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तो वास्तव में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ही नौकरी समाचार, जो सूचना न्यूज होता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब ठीक ठाक क्वेश्चन है, जो 1 लाइन क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ 5 नंबर, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है? मतलब यदि भारतीय संविधान में ऐसी कोई घटना हुई तो उसके अंतिम व्याख्या। और एक बात बता देते हैं, संविधान जो है, जो उस समय 1950 को लागू की गई थी, जिसका लागू का दिन था 26 जनवरी 1950, जिसे बनाकर तो रख दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही रख दिया गया था, लेकिन इसे एक मेमोरेबल डे बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो बनाए गए, मान लेते हैं जो उस समय के कानून थे, जो स्थितियां थी, उसके अकॉर्डिंग टू ये नियम बनाए गए। लेकिन अभी कह रहा है कि यदि अंतिम व्याख्या, मान लेते हैं जैसे उस समय जब संविधान बन रहा था, मोबाइल नहीं थे उस समय आपका 4G 5G 11G नेटवर्क नहीं था, ऐसे बहुत सारे नहीं थे, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह नहीं था, भारत तो डिजिटल की दुनिया में नहीं था। अब ये सब प्रकार के जो समस्याएं आती है, तो वो सब का अंतिम व्याख्या करने के लिए संविधान के पास एक मूल ढांचा है, और उस मूल ढांचा का यदि अंतिम व्याख्या करता है कोई, तो वह अंतिम व्याख्या वो हमारा SC करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अभी तक जो नियम बने हैं और जो भविष्य में बनेंगे, वो सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और अंतिम स्थिति में वही लागू करेगा। यदि किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है, या कोई व्यक्ति की जो संविधान में लिखी है उसके अकॉर्डिंग टू ठीक है, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वह योग्य नहीं है, तो वह जो होगा मूल ढांचा, वह मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग टू कानून में बदलाव कर दिया जाएगा। तो कानून कैसे बदलते हैं ये सब आगे बताएंगे आपको। पहले तो समझो कि यदि कोई हमारे संविधान का यदि कोई सुप्रीमेसी को दिखाता है, यदि सबसे उच्चता को दिखाता है, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ही सबसे अंतिम, मतलब सबसे अंतिम निर्णय वाला सुप्रीम कोर्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। देखो कहता है भारत में
कृषि राजस्व मतलब जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू होता है, वो पूछ रहा है कि भारत में कृषि राजस्व पर यहाँ पे कर मतलब टैक्स, यहाँ टैक्स कौन लगाता है? कृषि रेवेन्यू। अच्छा बताओ हमको, ये हमारा जो भारत है जिसमें 28 राज्य हैं, तो यदि सब राज्य के फसल अलग अलग हैं, यहाँ तक कि सब जिला के फसल अलग अलग हैं, सब जिला अलग अलग प्रकार के फसल उत्पादन में अपनी श्रेष्ठता देता है, अलग अलग देश अलग अलग फसलों में अपनी वरीयता को देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह केंद्र का मामला नहीं हो सकता है, यह किसी राज्य के अधीन होगा। अब राज्य जो कि देखो, केंद्र जो होता है वो बहुत राज्यों का समूह होता है, जबकि यहाँ राज्य जो है कई जिलाओं का समूह होता है, तो जिला को अधिकार नहीं मिलता है, वहाँ राज्य को मिल जाता है। यहाँ देखो ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, केंद्र। तो हम बात करते हैं केंद्र कैसे होगा। केंद्र जो होता है कई राज्यों का समूह होता है, और सब राज्य जो होते हैं अलग अलग फसल में अपनी अलग अलग महत्वपूर्णता को दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र तो नहीं होगा, केंद्र तो नहीं होगा। दूसरा, राज्य सरकार, तो ये तो बता दिए हैं कि राज्य सरकार ही होगा। केंद्र राज्य मिलके भी नहीं कर सकता है, क्योंकि केंद्र कुछ कहेगा राज्य कुछ कहेगा, मामला वहां गड़बड़ हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अपना फाइनली आंसर क्या होगा? राज्य। राज्य ही तय करता है कि कौन सी फसल कितना पैदावार हुई है और उस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, उसका काम राज्य सरकार को प्राप्त है। क्लियर है बाबू? तो हमारा फाइनली आंसर राज्य सरकार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि भारत में कृषि राजस्व, वही है दिया हुआ, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, केंद्र सरकार कृषि राजस्व पर कर नहीं लगाता है। स्पष्ट है, केंद्र सरकार कृषि राजस्व पर कर नहीं लगाता है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के 1 मतलब यह प्रोसीजर 10 के 1 में वर्णित है। राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगाती है। क्लियर है, स्पष्ट व्याख्या कर दिया गया है कि राज्य सरकार जो है वह कृषि आय पर ये कर लगाती है, जो 1961 के तहत यह धारा 10 के 1 के तहत यह लगाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है बाबू? तो राज्यसभा में राज्यवर सीटों का आधार क्या है? अब देखो, जैसे राज्यसभा की बात करें, मैंने कहा था कि हमारे संविधान में 2 सदन हैं, एक हमारा एलएस है, दूसरा हमारा आरएस है। यहाँ पे एलएस जो है वह निम्न सदन है, आरएस जो है वो उच्च सदन है। इसको बोलते हैं लोकसभा, इसको बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा का सभापति जो ये लोकसभा के जो मुख्य नेता होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री का पद मिलता है, और यहाँ राज्यसभा जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके। तो राज्यसभा में पूछ रहा है कि जो ये इसके सीट, तो बस सीट बताए थे आपको, यहाँ पर जो यहाँ 245 बनाया गया है और यहाँ पर ये 545 है। अब कहता है इसका निर्धारण कैसे होता है। वास्तव में क्या होती है, इसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, जबकि इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। इसके 6 वर्ष जो कार्यकाल होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि 2+2+2 के रूप में होते हैं। मतलब क्या होता है कि कुल जो होते हैं, तो कुल जो होगा, कुल सदस्य, उसका 1/3 जो होगा वो 2 वर्ष में रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे ही हर 2 साल में 1/3 रिटायर होता रहता है और 1/3 शामिल होता रहता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब जो होता है, जो एक बार ज्वाइनिंग लिया तो 6 साल चलेगा, और पिछला वाला जो होगा वो रिटायर हो जाएगा। यही प्रक्रिया चलते रहता है, मतलब हर 2 साल में चलता है। इससे बताया जाएगा आपको, ये 5 साल में ये होती है। तो पूछ रहा है इसका निर्धारण कैसे होता है। जैसे देखो, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संख्या में राज्यसभा की सीटें होती है। जैसे मैं आपको बता पाऊं, तो जैसे बताऊं कि हम बिहार की बात कर लेते हैं, हम यूपी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर यदि बात करें तो कुछ पॉइंट देखो। जैसे मैं करता हूँ यूपी, तो अपना यूपी जो है, ये यूपी में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं। यूपी में 31 सर्वाधिक सीटें हैं, जबकि लोकसभा में इसकी 80 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 31 सीटें हैं। जैसे मैं बिहार की बात कर लूं,
बिहार जो है इसके पास 16 है। जब बिहार झारखंड से मिला हुआ था उस समय उसके पास 22 गो सीट था। जब अलग हो गया तो इसके 6 गो सीट चले गए झारखंड में, तो झारखंड यहाँ पे हट गया तो बिहार के पास 16 हो गया। ऐसे ही कुल मिला के जो पूरे राज्यसभा सीटें हैं वो 245 है, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटे हुए हैं। तो क्लियर है। तो हमारा फाइनल क्या होगा कि यह आंसर तो बता ही नहीं, अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो इसका जो पैमाना है क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार 12वां स्थान रखता है लेकिन यहां दूसरा स्थान ये रख रहा है। तो यह जनसंख्या होगा, इसका आधार जनसंख्या होता है और जनसंख्या के आधार पर ही हम एमएलए एमपी का चयन करते हैं। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, राज्यसभा में सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर होती है। यही वो जनसंख्या की बात कर रहा है। जो ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं, कुल 31 सीटें हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके, सुनो, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है, मतलब एक अनुपातिक रेशियो में प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वो वास्तव में यहाँ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है अपना कि भारत में हिंदी का सही स्थिति है, मतलब पूछा जा रहा है कि हिंदी का क्या स्थिति है। तो वास्तव देखो पढ़ो ऑप्शन, भारत की राष्ट्रीय भाषा है। देखो भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दूसरा ये हो नहीं सकता। दूसरा देखो, दूसरा अपने पास है राज्य और केंद्र के बीच संचार। तो राज्य और केंद्र के बीच संचार करेगा तो बाकी जगहों पे क्या संचार होगा, देश की जनता भी तो हिंदी बोलती है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। दूसरा है भारत संघ की आधिकारिक भाषा है, और देखो भारत की राष्ट्रीय आय और आधिकारिक भाषा, तो देखो यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा, तो आधिकारिक भाषा है ही नहीं, तो यहाँ ये भारत राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आधिकारिक है। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर क्या कह रहा है कि भारत संघ की आधिकारिक भाषा, मतलब जो यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है तो वो अपना जो है हिंदी भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज का बात कौन करता है, हिंदी करता है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्ति किया जाता है या क्या नियुक्त किया जाता है। तो वित्तीय संबंध के लिए यहाँ वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है, बाकी सब अलग अलग है। तो वित्तीय के लिए है तो वित्तीय आयोग, फिर है अंतर्राज्यीय, तो वित्त से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय आयोग इससे कोई मतलब नहीं है, फिर केंद्रीय आयोग इससे भी कोई मतलब, वित्त है तो वित्तीय आयोग इसमें होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखो यहाँ एक्सप्लेन भी दिया हुआ है अच्छा से, एक्सप्लेन देखो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो वित्त आयोग होगा। नोट जरा समझ लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 याद रखिएगा, जो है वित्त आयोग वो 280 के तहत आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है, वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। जो पहला वित्त आयोग 1951, पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था, और इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। मतलब केंद्र और राज्य, जब भी मैं केंद्र की बात कर रहा हूं उसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो वृत्त के सर्कल को बताता है, इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि ये वृत्त के सर्कल मतलब यहाँ केंद्र कर रहा है और बाकी सब जो राज्य को बता रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा भारत जो है वह राज्यों का संघ है, न कि वह केंद्र के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ केंद्र सरकार भले कहते हैं लेकिन वह वास्तव में एक संघ सरकार होना चाहिए। तो देखो 1951 में पहला वित्त आयोग बना था, जो आर्टिकल 280 में है, जो राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर ही बताते रहिए, आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, सिर्फ आप देखे जा रहे हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है बाबू? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, बाबू भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। आप लोग इसका आंसर दो, कमेंट करके आंसर बताओ कि आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है वह 35 ईयर्स है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है वह 35 वर्ष है। जबकि लोकसभा के सभापति बनने के लिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 35 वर्ष है। 40 वर्ष कहीं पे आहरता नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? 35 वर्ष। इसका हम एक्सप्लेन भी आगे बेहतर ढंग से दिए हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि 12 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो यहां पर मैंने एक्सप्लेन से लिखा है क्या है। देखो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए बाबू 35 वर्ष। दूसरा देखो उपराष्ट्रपति भी दे दिया है। उपराष्ट्रपति के कार्य करने के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति 35, तो उपराष्ट्रपति भी क्या है? 35 ईयर। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का उम्र जो है बराबर ही लिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पागल या दिवालिया नहीं हो। मतलब राष्ट्रपति पहला नंबर तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, तीसरा वह कोई सरकारी पद पर लाभान्वित नहीं होना चाहिए, और चौथा उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है बाबू? वह एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, नहीं कि अयोग्य व्यक्ति दिवालिया हो, पागल हो, तो उसे हम राष्ट्रपति के रूप में चुन नहीं सकते, क्योंकि वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में वो कार्य भी करता है। तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला पद होता है, जो हम किसी पागल या दिवालिया को दे देंगे तो पता नहीं देशों कहाँ लेके चला जाएगा। तो बाबू इसका फाइनल आंसर क्या होगा? आपका 35 आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम, तो बताए ही थे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मात्र 15 तो होगा नहीं, 15 में तो सही से वो बात करने नहीं सीखता है। 20 वर्ष नहीं होगा। हमारा इसमें फाइनली आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर आपका 25 वर्ष होगा। ये लोकसभा कह रहा है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 ईयर्स का यहाँ पे उम्र चाहिए, और बाकी ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल चाहिए। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं। देखो तो 13 नंबर दिया हुआ है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए देखो 30 वर्ष है, ये 30 वर्ष है। इस प्रकार राज्यसभा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मतलब इस प्रकार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और जबकि MLC मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें आंसर क्या भरेंगे बाबू? यहाँ पर लोकसभा है तो 25 वर्ष चाहिए। अभी आप देखे भी होंगे वर्तमान जो चुनाव हुआ है उसमें 25 वर्ष वाले बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी वर्ष पहली बार निम्नलिखित में से पहली बार कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बैठक हुई है? तो बाबू इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस ने कह रहा है कि कांग्रेस विपक्ष में कब बैठी थी। तो कांग्रेस विपक्ष में बैठने की यदि बात चल रहा है, कांग्रेस विपक्ष की बात, तो यह जब से देश आज़ाद हुआ है 1947, जब से ये देश आज़ाद हुआ है 1947, और जब ये अंतिम सरकार का गठन हुआ है 1952, तब से लेकर के यह 1975 जो इमरजेंसी लगा था 1975 तक ये लगभग हमेशा से अपने सत्ता में बैठी हुई थी। और तब जाकर के यह 1976 मतलब जब यह इमरजेंसी लगाई थी, और इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार ने 2 वर्षों तक इमरजेंसी लगाया था, और तब जाके 1976 में जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, और वहीं पर उसे विपक्ष का मुंह देखना पड़ा था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बाबू? 1976 होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ एक्सप्लेन भी दिया हुआ है। 1947, देखो 1947 में देश की स्वतंत्रता के 30 वर्ष पश्चात, मतलब 1947 के बाद जो 1977 के पश्चात में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार हार का मुंह देखा था। तो 75-76 तो उसका इमरजेंसी ही था, तो इसका 77 से फाइनली लगा था। 77 में जाकर के वह 76 तक वह जो था इमरजेंसी लगाई हुई थी, और 77 में जाकर के जब वो हार गई तब वो विपक्ष में बैठने का काम की थी। उस समय जो उसका मुख्य कार्यधारी था वो इंदिरा गांधी के हाथ में ही था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का प्रधानमंत्री, कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं लेगा। मतलब यहां कह रहा है प्रधानमंत्री साहब जो हैं ये, और जब उन पे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, मतलब मान लेते हैं कि वास्तव में देश तो एक संगठन से बनता है। अब संगठन कोई व्यक्ति हो जो उसमें सबका विश्वास, मतलब सबके हित की बात ना करते हो, उसमें कुछ उनका अपना हित या कुछ वैसे काम कर रहे हैं जो मनमानी ढंग से हो, तो वहां पे सब मेंबर अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वह गठबंधन सरकार कहता है वह गठबंधन सरकार चला रहा है, तो वोटिंग में भाग नहीं लेने की बात कर रहा है। तो गठबंधन सरकार का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोनो सरकार चलाए वह भाग ले सकता है गठबंधन में। अब देखो उसका राज्यसभा में अल्पतम हो, अल्पतम होगा तो फिर सदस्य नहीं बनेगा, वह राज्यसभा का सदस्य हो। और अगला देखो स्पीकर द्वारा उसे वोट करने के लिए मना, स्पीकर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो वोट करने के लिए मना कर दे, ये सबकी सहमति से ये खुद बना होता है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। तो फाइनली आंसर क्या कह रहा है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। यदि वह राज्यसभा का सदस्य होगा तो वह अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग नहीं करेगा। क्लियर है बाबू? तो ये आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य, कंडीशन सुनो, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य, देखो राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य हो, यदि वह जिस भी पार्टी से हो, उस पार्टी का यदि जो मुखिया होता है, यदि उसे कहा जाए कि तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो या उसे बनाना चाहता है, तो वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, बस वो इलेक्ट हुआ हो, उसे प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया जाता है। तो वह राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है, वह लोकसभा में नहीं करेगा। जबकि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? राज्यसभा में। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगला 16 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, कहता है समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। समाजवादी शब्द जो था वह भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। इसे स्पष्ट से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया। इसे स्पष्ट से संविधान संशोधन के बाद कब बनाया गया? उसमें था समाजवादी, लेकिन उसे 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था बेहतर ढंग से। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखो यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद 3 शब्द अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन जो 40 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, वही 1976 में वहीं में जोड़ा गया था, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सीरियल ही कई बार पूछ लेता है, इससे बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य? देखो बाबू, प्रारूप समिति के 7 गो सदस्य थे, जिसका हेड जो था वह B.R. अम्बेडकर, ये हेड थे, वो हेड थे, मतलब इसमें मुख्य थे। बाकी अल्लादी कृष्णा स्वामी भी थे, गोपालाचारी अय्यर भी थे, और भी थे।
तो इसमें जो राजेंद्र बाबू थे उन्हें शामिल इसमें नहीं किया गया था, इन्हें दूसरा पदभार दिया गया था। राजेंद्र बाबू प्रारूप समिति में नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, मतलब यदि संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, राजतंत्र का मतलब बाबू राजा का शासन, राजतंत्र का मतलब राजा का शासन। आप लोग इसका आंसर बताइए, राजतंत्र मतलब क्या होता है? राजा का शासन। अब देखो, कहता है राजा संविधान लिखता है, ये बात नहीं होगा। राजा संविधान लिखेगा तो फिर राजतंत्र नहीं हो सकता है वो, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, राजा संविधान की व्याख्या करता है। यदि आप देखो, यदि आप किसी भी जगह पे यदि वर्चस्व जमाना चाहते हो तो नियम बनाने, लागू करने और उसके अवलोकन, तीनों का यदि काम एक व्यक्ति के हाथ में हो तो वहां तानाशाह हो जाएगा। तो जहां जो भी देश तानाशाह के राह पे चल दिया है उसमें नियम भी वही बनाता है, लागू भी वही करता है, उसका जांच भी वही करता है। यदि तीनों काम एक ही व्यक्ति के अंदर आ गया तो समझ लो कि वहां पे तानाशाही चल रहा है। और यदि आपको लोकतंत्र को अस्थायी ढंग से चलाना हो, यदि बेहतर ढंग से चलाना हो, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये जो 3 स्तंभ है संविधान के, उस तीनों को अलग अलग व्यक्ति के हाथ में दो और अलग अलग उसका जांच भी करवाओ। देखो सुचारू रूप से देश चलेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि राजा संविधान लेते बात खत्म हो जाएगा। इसका तो मतलब ये हो रहा है कि बिल्ली को हम दही की रखवाली करने के लिए रख दिए हैं। आगे, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है और राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। देखो, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, मतलब राजा उस संविधान के शक्ति का वह प्रयोग करने का काम करता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? बताते हैं कि केंद्रीय विधानसभा जो था असहयोग आंदोलन के दौरान इसे बनाया गया था। तो केंद्रीय विधानसभा का जो गठन था बाबू, ये 1920 के दौरान में बनाया गया था, जो असहयोग आंदोलन के दौरान चल रहा था। आपका जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, एक महासंघ, एक अर्धसंघीय, एक आत्मक, एक राज्यों का संघ। तो देखो, भारतीय संविधान जो था है वह हमारे एक राज्यों के संघ की व्याख्या करता है। वह राज्यों के संघ, मतलब यदि ये केंद्र है तो केंद्र में ये जो गोला भर रहा हूं ये राज्य है, केंद्र बना रहा हूं। यदि केंद्र हमारा बड़ा वाला सर्कल है, यदि केंद्र में यहाँ बड़ा सर्कल को यहाँ किसे केंद्र कहता हूं, तो हमारा ये छोटे छोटे जो गोला हैं ये राज्य हैं। केंद्र यदि बड़ा सर्कल है तो वहाँ छोटे गोले राज्य हैं और वहाँ दोनों के पास अधिकार है। ऐसा नहीं है कि राज्य केंद्र का गुलाम है। केंद्र कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह केंद्र सेंटर की बात कर रहा है, वह संघ की बात कर रहा है। तो राज्यों का संघ यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्या दिया हुआ है? कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। मतलब कहता है कानून के शासन अवधारणा, तो कानून के शासन और अवधारणा की बात कर रहा है और इसकी प्रणाली की एक विशेषता है। तो यह कहां से लिया गया है ये पूछ रहा है। तो यह बाबू ब्रिटेन से लिया गया है और कोई भारी बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, लोकप्रिय वीटो द्वारा, लोकप्रिय वीटो का मतलब क्या होता है? 4 गो आदमी कह रहा है हाँ, एक आदमी कह रहा है ना, तो वो काम नहीं होगा, उसको बोलते हैं वीटो पावर। जैसे कोई बच्चा 2 साल का है, पिताजी उसे पीला कपड़ा पहनाना चाहते हैं, माता उसे काला पहनाना चाहती है, उसके जो दादी है उसे हरा पहनाना चाहती है और बच्चा पहनना ही नहीं चाहता है, कुछ और ही पहनना चाहता है। अब बताओ कि इसमें यदि सही काम ये होगा कि बच्चा से पूछ लिया जाए कि बताओ तुम क्या पहनना चाहता हो। वास्तव में बच्चा को कुछ यहाँ पे अलग कलर नारंगी पहनना था उसे, तो किसी का बात नहीं माना। लेकिन यदि पिताजी वीटो पावर वाले होते, पिताजी कहते नहीं,
तुम्हें मैं जो कपड़ा दिया हूं, तुम नीला क्या, तुमको मैं जो कलर दूंगा तुम वही पहनोगे। तो वहां पे वीटो शक्ति हो जाएगा उसके पास। तो यहाँ पर वीटो पावर में भावनाएं नहीं ली जाती है। यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो यह जो वीटो शक्ति जो था संविधान संशोधन के लिए, ये हमारे स्विट्जरलैंड से लिए गए हैं। ये किससे लिए गए हैं बाबू, स्विट्जरलैंड से लिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। निम्नलिखित में से कौन सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। तो बाबू तुम लोग बताओ ये संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण क्या है। तो यह संविधान का लचीलापन है। तो लचीलापन कभी अपरिहार्य नहीं हो सकता। कार्यपालिका और विधायिका का संलयन रूप है, यही उसका है। उसके बाद देखो यहाँ पे अपरिहार्य गुण न्यायिक सर्वोच्चता। तो न्यायिक सर्वोच्चता नहीं होगा, वहाँ पे लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे सर्वोच्चता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू 24 नंबर, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है। तो जमीनी स्तर पर यदि लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर शक्तियों का हस्तांतरण भी है, वहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी है, पंचायती राज व्यवस्था भी दिखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 का जो हमारा आंसर होना चाहिए उपरोक्त में से सभी हमारा डी आंसर होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर, कह रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक मतलब वह समाजवाद जिसमें लोकतंत्र की अवधारणा हो, तो वह लोकतांत्रिक समाजवाद के तरीके को बताता है। देखो जरा, शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, तो शांतिपूर्ण तरीके लाने के लिए पहले अशांति करना होगा उसे, क्योंकि सारे लोग तो बात मानते नहीं है। दूसरा देखो, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, तो हिंसक की बात तो कभी हो ही नहीं सकती है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो, तो हम यहाँ कहते हैं हिंसा की बात तो हमारा संविधान कभी करता ही नहीं है। तो फाइनली हमारा डी आंसर होगा। जो डी क्या कह रहा है बाबू, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, यहाँ पूछ रहा है किस न्यायाधीश ने ये बात को कहा। न्यायाधीश ने कहा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारतीय संविधान का मूल विशेषता है। ऐसा कौन न्यायाधीश रहा जो कहा धर्मनिरपेक्षता और संघवाद एक हमारे संविधान की मूल विशेषता है। तो उसमें नाम ही डायरेक्ट याद कर लो, वो नाम है M.R. बिम्मई। मामला में वो M.R. बिम्मई जो है वही न्यायाधीश था जो इस मामला में बताया था कि धर्मनिरपेक्षता, मैं बात क्लियर कर दूं एक बार, धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि वह देश जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, वह सभी धर्मों के लिए है, तो उसे ही हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। वहां पे किसी एक धर्म की वरीयता नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक सेकुलर कंट्री है। आगे देखो 27 की बात कर लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मतलब 18 वर्ष से लेकर के मरणासन तक को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क। मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है, मतलब आपका उम्र 18 साल हो गया तो आप मरणासन अवस्था तक आप वोट देने योग्य हैं और उसे वयस्क मताधिकार में गिना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो धर्मनिरपेक्ष तो हो नहीं सकता। समाजवादी एक लक्षण दिखा रहा है इसका, लोकतांत्रिक और यहाँ पे संप्रभु, तो यहाँ पे समाजवादी नहीं होना चाहिए, यहाँ लोकतांत्रिक सबसे बेहतर, यहाँ लोकतांत्रिक दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ बोलेंगे बाबू, हम यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की बात यहाँ पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लागू हुआ, बताओ। ये तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे बनने में 2 वर्ष 11 मंथ
और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बना था, जो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था। तो ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये 1950 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था, जो यहाँ पे क्रिप्स मिशन के तहत इसे लाया गया था, जो आगे बताएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। तो यह साइमन कमीशन, सॉरी वो क्रिप्स नहीं, साइमन कमीशन था। साइमन, लॉर्ड कर्जन, विद्य, तो देख लो ना, यहाँ आंसर ही किया हुआ है साइमन कमीशन। क्या होगा? साइमन कमीशन। एक साइमन व्यक्ति था जो वहां पे कमीशन वो बनाया था। अब देखो 30 नंबर कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था? मतलब 1935 का जो नियम बनाया था, जो यहाँ साइमन कमीशन ने मनमर्जी कर दिया था, तो उसमें बंधन का नया चार्टर बनाने का श्रेय दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही एक नया बंधन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बाबू, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। देखो सब में यहाँ व्यक्ति विशेष कहा गया है। तो जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो भारत का तो मुख्य न्यायाधीश होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो इसमें आंसर यदि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते या भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश में हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का है कि राज्य ये मतलब हाई कोर्ट का है ये। तो इसमें हमें लगता है कि वास्तव में राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, या हम बेहतर मान लेते हैं कि आपका आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर ही हम इसे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो इसमें राज्य का जो आवश्यक तत्व है वह संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र। यहाँ राज्य पूछ रहा है, देश नहीं पूछ रहा है। तो राज्य के लिए सरकार ही एक पर्याप्त है। अब राज्य देखो, भारत में क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन यह भारत के कोई राज्य एक बार आ गए तो दोबारा उसे जाने का अधिकार नहीं है, वह अलग नहीं हो सकता है। ये आज़ादी के समय ही बना दिया गया था, जो यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में ये सब काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला देखो 33 नंबर क्या दिया हुआ है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो हम मानते हैं वो लोकतंत्र की सामाजिक व्यवस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं, अगला है आपका 34 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान में कहाँ मिलता है? मतलब जो यहाँ पे भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो हमारे भाग 3 है, जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात करता है, जो मौलिक अधिकार, जो जीने के अधिकार, जो बसने के अधिकार, जो बाल मजदूरी का अधिकार, बाल मजदूरी से मुक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार वगैरह जितने अधिकार मिले हैं सब तो ये फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में ही दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार बताता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समता वाक्यांश आधार लिया गया है। तो ये समता वाक्यांश बताओ, समता वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो इसे हम वास्तव में कहेंगे कि ये समता जो लिया गया था ये अमेरिका से लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था बाबू? अमेरिका से। आप लोग बहुत कम विद्यार्थी हैं जो कमेंट प्रॉपर कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ है कि संविधान के निर्माताओं की सोच और
आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। तो ये जो है भारतीय संविधान की सोच और आदर्श जो है वह हमारे मौलिक अधिकार में परिलक्षित होते हैं, मौलिक अधिकार में परिलक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये 21 फिर से आ गया है, देख लो एक बार। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता की बात कर रहा है तो वह संघीय सरकार, देखो ये सरकार का संघीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर तो न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसे एक बंधन उसके पास भी होना चाहिए। तो यहाँ क्या कहा जाए, सॉरी, न्यायपालिका का स्वतंत्र जरूरी है बाबू, गड़बड़ है। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, उसके बाद संघीय सरकार। तो हमें लगता है कि आप यहाँ पे इसका सी आंसर दे सकते हैं, सरकार का राष्ट्रपतीय स्वरूप, यहाँ पे ये होगा, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होना जरूरी है। विशेषता नहीं है पूछ रहा है, सरकार का संसदीय स्वरूप भी जरूरी है, उसके बाद संघीय सरकार भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका यहाँ देखो 22 में दिया हुआ है, बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा था? तो बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा जो कहा था वह संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो यह संविधान समता का अधिकार नहीं होगा, आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं है, जिससे हम रिट दायर कर सकते हैं, जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो हम आर्टिकल यहाँ पे 32 में देखते हैं, ये हमारे आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आगे देखो 37 नंबर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। तो बाबू भारत में एकल नागरिकता जो है वह कनाडा से लिया गया है। भारत की एकल नागरिकता, भारत की एकल नागरिकता जो है बाबू वो कनाडा से लिया गया है, एकल नागरिकता कनाडा से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। बृहत शब्द, बृहत देखो, बृहत भारत शब्द का अर्थ है, तो बृहत भारत शब्द का अर्थ है यहाँ पर एक सामाजिक एकता, एक सामाजिक एकता है। तो पॉलिटी के क्लास में आज आपको इतना क्वेश्चन बताए हैं। अब हम आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट सेगमेंट, जो बहुत कम क्वेश्चन लिया गया है, जो आपका ये हिस्ट्री है। और हिस्ट्री के हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो बात करते हैं, हिस्ट्री जो है वो वास्तव में 3 भाग में बांटा गया है, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, दूसरा आपका मेडावल हिस्ट्री है, और तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको अलग अलग कराए जाएंगे। वैसे आज के क्लास में सब मिक्स ही दिया गया है, हम देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, ध्यान दो, क्लास अभी एंड नहीं हुई है, क्लास अभी और चलेगी, ये पूरा सीरीज किया जाएगा। सारे विद्यार्थी लाइव आ जाओ। पीहू कुमारी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, समझ में आ रहा है। टीनू श्री गुड आफ्टरनून सर। हाँ बाबू, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। चलो बाबू, सारे विद्यार्थी ये लाइव क्लास में आ जाओ। क्लास एकदम लगातार सीरीज आपका जारी रहेगा और 500 प्लस क्वेश्चन पर डे आपको कराया जाएगा, तो आप लगातार इसे देखते रहिए। देखो अब पूछा गया है, देखो हिस्ट्री में जाओ, अंग्रेजों को 1962 में पुर्तगालियों ने मुंबई क्यों दे दिया था? क्योंकि वहां पे चार्ल्स द्वितीय की शादी जो था, जो अंग्रेज थे और जो पुर्तगाली थी, उसकी शादी कराया गया था और वहां पर उसे दहेज के रूप में मिला था। बताओ, आज जो मुंबई है वो हम लोग को दहेज के रूप में, हमारे मुंबई को दहेज में दे दिया था अंग्रेजवा को। अगला क्वेश्चन देखो, दहेज में आप सो कहते हैं, दहेज में ये आपका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया था। तो क्या कहना है, सब दहेज में है, कभी भगा देंगे उस सबको। देखो इंडिका नामक पुस्तक, वही चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, एक लाइन बता देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके ससुर जी का नाम सिकंदर था या मेगास्थनीज था, ये बताओ।
चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, ना कोई क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो और ना ही कुछ बता पा रहे हो। तो यहाँ सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर के सेनापति की पुत्री कर्नेलिया थी और उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध के क्षेत्र में किया था। वहां पे उसे शादी का प्रस्ताव रखा गया था, तब जाकर के शादी हुई थी। और उसके शादी के साथ लोकन्या के रूप में ये आया था मेगास्थनीज आया था। और यही मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक का वर्णन किया, जिसमें यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का वर्णन भी मिलता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें नगरीय योजना का वास्तुकला देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु को दिया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व बैल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौटिल्य हैं। ऐसे ही रनिंग हैंड में समझ लेते हैं। आगे देखो, यहाँ 6 नंबर देखो, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो यह एक तो था वह नवपाषाण काल में हुई थी। तो यहाँ देखो प्राचीन काल की कहानी है, नवपाषाण युग नहीं होगा, यहाँ पे प्राचीन पाषाण युग की बात यहाँ पे चल रहा है, प्राचीन पाषाण युग। आगे बढ़ते हैं, जो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वंश कौन सा है? तो इसमें आपको बताएंगे, जो आपका इसमें ट्रिक यदि कह दें, ट्रिक याद रखने का कह दें, तो एक ट्रिक तो है कि हसीन मेरा शुक्र मना शादी कर ली, जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के रूप में आता है। तो यहाँ पे मौर्य दिया हुआ है। दूसरा कह सकते हैं हसीन मसुक सा भी कह सकते हैं, हसीन मसुक सा, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्वक वंश, सातवाहन वंश, इस प्रकार से इसका नाम है। तो यहाँ पे मौर्य वंश इसमें होना चाहिए। आगे देखो, यहाँ देखो, सम्राट अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में लिखी? तो सम्राट अशोक जो थे, कहानी आपको अशोक के बारे में और बताएंगे। सम्राट अशोक जो थे वे सबसे ज्यादा वो लिखे थे हिंदी देवनागरी लिपि। सॉरी, ये हिंदी देवनागरी नहीं है बाबू, ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा जो ये लिखे थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बस यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन बता हुआ है, आप लोग इसे देखिए और आगे अगला क्लास फिर आपको शुरू किया जाएगा। तो गुड इवनिंग सर। बाबू तुम्हारा गुड इवनिंग कब दिख रहा है? ये गुड मॉर्निंग दिख रहा है, अभी गुड आफ्टरनून बोल सकते हो। 12 से 12 भी नहीं बजा है, 12 बजे से पहले मिलते हैं तो उसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक है, तो आपको बताएंगे सातवाहन वंश जो था वो सिमुक था, सातवाहन वंश का संस्थापक, जो आगे आपको फिर बताया जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो था वह गोलकुंडा से मिला था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान गोलकुंडा से मिला था। आप लोग आंसर बढ़ाते ऐसे ही भेजते रहो, आप लोग का सही आंसर है 13। देखो, यहाँ बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी पूछ रहा है, तो यह विलियम जोन्स था जो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन 14 है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर, बताओ, बंगाल का टाइगर बन गया अंग्रेज आके यहाँ? तो ये अंग्रेज जो था आपका लॉर्ड वेलेजली था, वो लॉर्ड वेलेजली था जो बंगाल का टाइगर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, 15 नंबर, सहायक संधि भी लाया था लॉर्ड वेलेजली। वेलेस्ली यहाँ लिखा हुआ है, लॉर्ड वेलेजली ने। तो बाबू आज का क्लास में आपको इतना ही क्वेश्चन कराया गया। आप लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीटेडली देख लेंगे तो हमें लगता है 100 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन सेटिंग किया गया। सारे विद्यार्थियों को थैंक यू। आपका जो अगला सीरीज होगा फिर रात 8 बजे इस पे आएंगे और लगभग 100-200 क्वेश्चन वहां भी कराया जाएगा। ऑल द बेस्ट, सारे विद्यार्थी तैयारी करते रहो। बिहार पुलिस इस बार बनना ही बनना है आपको। थैंक यू।